नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा में। तो मैं खुशबू, यहाँ पर हम सभी कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन। मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर टॉपिक वाइज कंप्लीट जीके जीएस की तैयारी। तो आप अगर जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो फटाफट से इस क्लास के माध्यम से आप सभी कनेक्ट कर लेंगे और क्लास को अपने सभी दोस्तों को सभी दोस्तों को जो है फटाफट से शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज के सेशन को, ठीक है। तो इससे पहले आपकी बाकी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 4। इससे पहले 3 क्लासेस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिएगा। इन 3 क्लासेस में हमने कवर किया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड और महाजनपद पीरियड। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है आपके गुप्ता पीरियड से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो उन सभी को कवर करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है। तो देखो, गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो उससे सवाल आपका पहला ही सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है। हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को, या अशोक महान को, या फिर समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये आता है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? गुप्ता पीरियड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चे? गुप्ता पीरियड का। गुप्ता पीरियड का जो कार्यकाल है, जो टाइम है, ये कहां से कहां तक रहा है? तो ये 275 से लेकर 550 ईस्वी तक, 275 से लेकर 550 ईस्वी तक इसका पीरियड हमें देखने को मिलता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसकी स्थापना किसने की है, ठीक है। इसकी यानी कि गुप्ता साम्राज्य की नींव जो है ये किसके द्वारा रखी गई है? तो इसमें सबसे पहला शासक आता है, उसका नाम है श्रीगुप्त, ठीक है। इसका नाम क्या है? श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद इसमें कई सारे महान शासक रहते हैं। आप चंद्रगुप्त प्रथम देखेंगे, स्कंदगुप्त देखेंगे, समुद्रगुप्त देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय नाम का एक शासक आता है। ये सभी का टाइम पीरियड आप देखोगे तो आप देखोगे ना कि ये एक ऐसा गुप्ता पीरियड जो है ना, इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक स्वर्णिम काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा काल था, ठीक है। गोल्डन पीरियड क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा इकोनॉमी थी। यहाँ की इकोनॉमी इसके साहित्य पे, इसकी कला पर, इसके जो वास्तुकला था उस सभी पर आधारित थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सोना था। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारी सोसाइटी के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर बहुत अच्छे से पनपे हैं। गुप्ता पीरियड में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एजुकेशन पे इन्होंने बहुत काम किया, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से, है ना। कई सारे विश्वविद्यालय बनाए गए, शिक्षा के क्षेत्र में किया उन्होंने, संस्कृति के क्षेत्र में किया, कला के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने काम किए, और इसी को हम स्वर्णिम पीरियड कहते हैं। कौन सा है गुप्ता पीरियड? कब से कब तक रहा है? तो यहाँ पर 275 से लेकर 550 तक का पीरियड रहा है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि श्रीगुप्त है। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहला प्रसिद्ध शासक जो रहता है वो रहता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। कौन होता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि आपका सबसे महान शासक माना जाता है। किसमें? गुप्ता पीरियड में, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक रहा है? तो ये 319 से लेकर 335 तक का समय रहा है, ठीक है। 319 से लेकर 335 ईस्वी तक का जो पीरियड रहा है ये इसका रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का। और इसी के समय गुप्त संवत शुरू किया गया था। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त संवत की शुरुआत जो है ये कब की गई। इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है शक संवत, या फिर विक्रम संवत, या फिर आपसे गुप्त संवत, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है, जो हमारा कैलेंडर है, हम जो करते हैं, जो हम कैलेंडर हमारा जारी किया जाता है जिसमें 365 दिन है ना, 12 महीने हैं, तो ये कहां से आया है? ये हमने शक संवत से लिया है ना।
तो वो भी आपको गुप्ता पीरियड में ही देखने को मिलेगा और इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है, किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके द्वारा कई सारे युद्ध लड़े गए थे, जैसे कि नेपोलियन ने लड़े थे। ठीक है, जिस प्रकार नेपोलियन के बहुत सारे युद्ध प्रसिद्ध थे, उसी के तरीके से यहाँ पर समुद्रगुप्त जो है अपने पीरियड में प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर अगर हम समुद्रगुप्त के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप देखेंगे कि इसकी जानकारी जो है हमें समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो है उससे हमें जानकारी मिलती है। प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा। और प्रयाग का मतलब आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद को कहा जाता है। तो इलाहाबाद में अशोक के द्वारा, प्रयाग में यानी कि इलाहाबाद में जो है अशोक का स्तंभ लेख है, इसका नाम क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसकी प्रशंसा हमें देखने को मिलती है? तो यहाँ पर हमें समुद्रगुप्त के। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि इस प्रयाग प्रशस्ति से आपको और किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो यहां से आपको जहांगीर भी मिलेगा। ठीक है, जहांगीर के बारे में मिलेगा और साथ ही के साथ यहाँ पर बीरबल, ठीक है, बीरबल जो कि अकबर का क्या रहा है? अकबर का दरबारी था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे इसकी उपाधि इसको मिली है विक्रमादित्य। तो कभी कभी चंद्रगुप्त द्वितीय न लिखकर अगर सिर्फ विक्रमादित्य लिख दे तो याद रखिएगा बात किसकी हो रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय की हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न का मतलब है उसके दरबार में 9 अलग अलग सेक्टर के 9 अलग अलग क्षेत्रों के प्रसिद्धि हासिल किए हुए लोग थे। इसी तरीके से आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देखने को मिलता है। कौन कौन? जैसे कि हम देखेंगे कालिदास, ठीक है, कालिदास, ये किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। इसी तरह अब देखो कालिदास जो है, इनको आप सभी जानते हैं। तो कालिदास जो है ये क्या है? यही तो इनका सोना था, यही तो इनका सोना था। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे कालिदास मिलेगा, 12 मिहिर, ठीक है, मिहिर, ये भी यहीं पर दरबारी था। तो याद रखिएगा। इसके अलावा धन्वंतरी हो गए, चलो इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बात करेंगे अगले सवाल पे कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो किसके शासनकाल के बारे में बताता है? यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, या फिर समुद्रगुप्त के बारे में। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो इसके बारे में जो इनका शासन रहा है उसके बारे में जानकारी कहां से मिलेगी? आपको इंडिका से मिलेगी। ठीक है, इंडिका जिसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? मेगास्थनीज। और इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में पता चलता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम है, द्वितीय है, या समुद्रगुप्त? तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इलाहाबाद का जो अशोक के द्वारा बनवाया गया क्या था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति ही इलाहाबाद अशोक स्तंभ लेख है। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है बच्चे? तो यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। आगे बात करेंगे अगले सवाल पे कि हूणों ने भारत पर आक्रमण कब किया? ठीक है, हूणों ने भारत पर जो आक्रमण है किसके समय में किया? तो हूणों ने वैसे तो कई बार आक्रमण किए, लेकिन सबसे पहला आक्रमण जो है ये आपको किसके समय देखने को मिलेगा? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में, स्कंदगुप्त के शासन काल में, या फिर बुद्धगुप्त के शासन काल में। तो हूणों का आक्रमण जो है ये याद रखिए पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में हुआ है? मौर्य पीरियड में हुआ है, गुप्ता पीरियड में हुआ है? तो गुप्ता पीरियड में जो स्कंदगुप्त रहा है, जब स्कंदगुप्त शासन था तब यहाँ पर हूणों का क्या किया गया है? आक्रमण किया गया था। ठीक है, और कब किया गया है? तो ये 455 ईस्वी में, 455 ईस्वी में। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है, इस समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त
चंद्रगुप्त ने या फिर स्कंद गुप्त ने। तो बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हुनों पर आक्रमण हुआ था, ठीक है, इसको पराजय करने का जो श्रेय है ये किसे जाता है, किसके द्वारा यहाँ पर इसको पराजय की गई थी। यहाँ पे क्लास को जो है सभी बच्चे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, है ना। क्लास जो है सभी स्टूडेंट शेयर कर देंगे। बताइए यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, तो ऑब्वियस है कि वही इसको पराजित करेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। रजत का मतलब क्या है, सिल्वर कॉइन्स। आपको बता दूं गुप्ता पीरियड में अगर आप देखेंगे, ठीक है, गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त साम्राज्य में दो तरीके के सिक्के चलाए गए थे। एक तो थे स्वर्ण सिक्के और दूसरे थे आपके रजत के सिक्के, ठीक है, सुनहरे सिक्के और रजत के सिक्के। और इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्ता पीरियड में सोने के सिक्के या फिर चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्वर्ण सिक्के थे इनको कहा जाता था दिनार, ठीक है, क्या कहा जाता है, दिनार। आप सभी जानते हैं कि आज भी बहुत सारे देशों की जो करेंसी है उसे दिनार के रूप में जाना जाता है, राइट, जानते कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर और जो रजत थी, रजत को कहा जाता था रूपक, ठीक है, क्या थी, रूपक। तो यहाँ पर इसके जो सिक्के हैं, ठीक है, यहाँ पर जो चांदी के सिक्के हैं ये किसके द्वारा चलाए गए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय, ठीक है, किसके समय, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके समय, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो आपको बताना है कि यहाँ पर मेगास्थनीज है बच्चे, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या है, चीनी यात्री कौन आया था, फायान आया था, ठीक है, चीनी यात्री कौन आया था, फायान आया था। और आपको बता दूं कि यही फायान जो है, ठीक है, यही फायान जो था इसी की एक किताब है जिसे हम यात्रा वृतांत कहते हैं, यात्रा वृतांत कहते हैं। और इस वृतांत में इसने भारत यात्रा का वर्णन किया है, भारत यात्रा के बारे में बताया है। और इसकी जो किताब है उसका नाम है CUK, ठीक है, CUK, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आंसर क्या होगा आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत की आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बताइए, धन्वंतरी का, भास्कर का, भास्कराचार्य का या भास्कराचार्य का या फिर चरक का या फिर सुश्रुत का। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन जो है वो आपका आयुर्वेद साइंस जो है इनसे संबंधित नहीं है, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत या फिर आपका भास्कराचार्य, ठीक है। भास्कराचार्य जो है ये आपके गणितज्ञ और ज्योतिषवेद थे, ठीक है, कौन थे, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, ठीक है, याद रखिएगा कौन, भास्कराचार्य। तो ये इनसे जो है संबंधित नहीं है, किससे, आयुर्वेद साइंस से। इसके अलावा आप धन्वंतरी को देखोगे, इनका संबंध भी किससे है, आयुर्वेद से है, आयुर्वेद से है। इसी तरीके से चरक का भी संबंध आप देखेंगे, इनका संबंध भी, इनकी एक किताब है चरक की, कौन सी, चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता किसकी है, चरक की पूछा जाता है। इसके बाद सुश्रुत को अगर आप देखेंगे तो इनका संबंध जो है ये शल्क चिकित्सा जो है इससे इनका संबंध रहता है, किसका, सुश्रुत का। यानी कि उस समय पे सर्जरी करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता था, सुश्रुत के द्वारा किया जाता है, ये इसमें एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, भास्कराचार्य जो है ये गणितज्ञ है, ना कि इनका संबंध आयुर्वेद से है, ठीक। आगे बात करेंगे
भारतीय यात्रा फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है, ठीक है, उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में और पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा? फायान के द्वारा। अब देखो फायान जो है ये किसके समय आया? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो इसकी राजधानी थी, ठीक है, राजधानी थी, वो क्या थी? आपकी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसने किसके बारे में बताया है? हॉस्पिटल के बारे में बताया है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी मिलती थी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र जो है यहाँ पर क्या मिलता है आपको? हॉस्पिटल देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलेंगे? हॉस्पिटल, ठीक है, यानी कि अस्पताल। अगला सवाल देखते हैं, कालिदास किसके शासन काल में था? समुद्रगुप्त के था, अशोक महान के था, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था? बताइए। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया था कौन? फायान, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया था आपका फायान। चलिए, तो यहाँ पर बताइए कालिदास, तो मैंने अभी बताया ना कि कालिदास जो है ये 9 रत्न हुआ करते थे। याद रखना, 2 लोगों का नाम आता है, एक तो आता है आपका अकबर का, ठीक है, अकबर के दरबार में भी 9 लोग थे, और दूसरा आता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है, सेकंड का, इनमें भी 9 थे। यहां पर आप देखोगे अमर सिंह हो गए, ठीक है, विद्वान थे ये भी। इसके अलावा आप 12 मिहिर जो है इनको याद रखिएगा, और साथ ही के साथ आप कालिदास को याद रखिएगा। इनका संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है ये प्राप्त हुआ है किससे? एरन अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, मंदसौर से या फिर सांची से? तो सती प्रथा जो है आपको मालूम है प्राचीन समय से चली आ रही एक रूढ़िवादी परंपरा है, और इसका सबसे ज्यादा प्रमाणिक रूप से जो प्रमाण है ये हमें किससे प्राप्त होता है? तो आपके सामने ये लेख है, एरन अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, मंदसौर है या फिर सांची है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, सबसे पहले जो सती प्रथा है ना, उसके बारे में कहां से जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, तो यहां पर एरन अभिलेख से, ठीक है, किससे होती है? एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगाने का श्रेय किससे जाता है? किसने सती प्रथा को भारत में समाप्त किया? तो यहाँ पर नाम आता है आपका राजा राम मोहन राय जी का, ठीक है, किसका? राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से जो है इसको किया था, ठीक है। आगे बात करेंगे, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा भूमि जो है दान के रूप में दी है, कौन से शासक के द्वारा दी गई है? गुप्त वंश के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा, राष्ट्र या फिर प्रतिहार शासकों के द्वारा? बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, किसके द्वारा जो भूमि है ये सबसे ज्यादा दान दी गई है? तो यहाँ पर याद रखिएगा गुप्त वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है। आगे बात करेंगे कि किस प्रकार की भूमि जो है इसे अपृहत कहा जाता था, ठीक है। बिना जुती हुई जो जंगली भूमि थी उसे कहा जाता था, संचित भूमि को कहा जाता था, घने जंगल वाली भूमि या फिर जुती हुई भूमि जो होती थी इसे अपृहत कहा जाता था, ठीक है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किसे कहा जाता था? आपका अपृहत, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर आंसर होगा बिना जुती हुई जंगली जो भूमि थी इसे ही क्या कहा जाता था? गुप्त वंश के समय इसे अपृहत कहा जाता था, ठीक है, अपृहत कहा जाता था। अगला सवाल है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्गत हुआ है, यानी कि शतरंज जिसे हम चेस कहते हैं, चेस की उत्पत्ति कहां से हुई? कहां से इसकी शुरुआत देखने को मिलती है? चाइना से, ईरान से, इंडोनेशिया से या फिर भारत से? बताइए। चेस तो आप जानते हैं, आप हमारे भारत की कौन कौन से ऐसे चेस खिलाड़ी हैं जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम आपके दिमाग में चेस का नाम आते ही आ जा रहा है? कोई बताएगा? बताइए कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति?
तो आपको बता दूं कि ये कहां से हुआ है, चेस की उत्पत्ति हुई है भारत से। देखो यहाँ पे आपको एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करके पढ़ना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शतरंज के, तो आपको दिमाग में करंट अफेयर भी आ जाना चाहिए कि कौन कौन से जो है आपके चेस खिलाड़ी रहे हैं। तो आर प्रज्ञानंद का याद आ जाएगा, पी श्याम निखिल का नाम याद आ जाएगा। अगला सवाल है कि प्राचीन सांख्य दर्शन किसका महत्वपूर्ण योगदान है, कपिल का, गौतम का, नागार्जुन का या फिर चारवाक का। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसका योगदान रहा है आपके सांख्य दर्शन में। ठीक है, सांख्य दर्शन में किसका योगदान यहाँ पर रहा है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है ये किसके द्वारा किया गया है, आपके कपिल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कपिल के द्वारा। आगे बात करेंगे न्याय दर्शन किसके द्वारा प्रचारित था, चारवाक के द्वारा, गौतम के द्वारा, कपिल के द्वारा या फिर जैमिनी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा था, तो न्याय दर्शन जो है ये किसके द्वारा था, गौतम के। न्याय किसने दिया, न्याय दिया गौतम ने। ठीक है, न्याय किसने दिया, गौतम ने दिया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, क्या ये विजिबल है, क्या ये आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। नहीं दिखाई दे रहा है तो बताओ, अभी दिख रहा है, विजिबल है। चलिए यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन यह है कि विक्रम संवत जो है ये 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, क्या ये बात सही है। दूसरा है कि शक संवत जो है ये 78 से आरंभ हुआ है। दूसरा है थर्ड है आपका कि विक्रम संवत जो है ये 319 ईस्वी में शुरू हुआ है। और लास्ट है भारत में मुगल शासन का युद्ध जो है ये 1191 में शुरू हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। देखो विक्रम संवत जो है बिल्कुल ये आपका 58 में शुरू किया गया था। ठीक है, हम जो कैलेंडर जारी करते हैं वो किस पर आधारित है, आपके शक संवत। शक संवत जो है ये आपका कब से शुरू हुआ है, 78 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो ये कब से शुरू हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन, चंद्रगुप्त प्रथम का जो समय रहा है जब उसकी शुरुआत होती है उसी समय से हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे 319 का जो पीरियड है वहां से। भारत में मुसलमान शासक युग आपका 1192 में शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो युद्ध है 1192 में कौन सा हुआ था, तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का द्वितीय। ठीक है, तराइन का सेकेंड वॉर, द्वितीय युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी प्लस आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर सही दिए हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है ये आपकी 58 में होती है, शक संवत की शुरुआत जो है आपकी 78 में होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य की जो, हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सारे के सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले सवाल पे चलते हैं कि हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर्ष का मतलब है हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ पर हर्षवर्धन की बात की गई है बच्चे। ठीक है, किसकी, हर्षवर्धन की। तो यहाँ पर आपको बताना है हरिशेर, कलहर, कालिदास या फिर इनमें से कोई नहीं। हर्ष के समय के बारे में यहाँ पर किसके द्वारा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, आपने देखा होगा बहुत बार पूछा जाता है कि हर्ष के समय में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, और राज तरंगिणी किसने लिखी है, कलहर ने। किसने लिखी है, कलहर ने। तो याद रखिएगा कि हर्ष ने ही जो है, आप जानते हैं कि जो कुंभ की शुरुआत है वो हर्ष के टाइम पे ही हुई है। ठीक है, ये भव्य रूप से जो है दान पुण्य करता था, मेले का आयोजन करता था, कौन, आपका हर्ष। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के समय हर्ष की जो साम्राज्य था उसकी जो क्रियाकलाप थे उनका वर्णन कौन करेगा, यहाँ पर कलहर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या फिर सारनाथ में। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में वह स्थल आपको बताना है जहां पर हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध महासम्मेलन, आप जब भी जानते हैं कि जब नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर
उस बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उसको पुनरुद्धार करने का प्रयास जो है ये किसने किया था, पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था आपके हर्षवर्धन में, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यहाँ पर याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयाग हो जाएगा। प्रयाग में हर्षवर्धन के समय में क्या किया गया, एक भव्य मेले का आयोजन किया गया था। अगला सवाल देखते हैं कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्त आगमन को रोका। पुलकेशन फर्स्ट ने, पुलकेशन द्वितीय ने, विक्रमादित्य प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने। बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। बात हो रही है कि हर्षवर्धन भी जो है दक्षिण भारत की तरफ बढ़कर उसको विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक शासक रहा है जिसका नाम है पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, कौन था, पुलकेशन द्वितीय, जिसने जो हर्षवर्धन है इसके साथ युद्ध किया और इसको दक्षिण भारत की तरफ विजय प्राप्त करने से रोक लिया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सीधे सीधे सवाल आता है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले सवाल पे चलते हैं। हुएंग सांग किसके शासन काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, सम्राट हर्ष के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या फिर चंद्रगुप्त के समय। तो आप सभी जानते हैं कि हुएंग सांग जो है ये भी क्या आया था, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आया था। ठीक है, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, कुमार गुप्त के द्वारा की गई, कुमार गुप्त प्रथम ने। इसी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा आपको, बिहार में। और बिहार में एक और बौद्ध केंद्र था जिसको कहते हैं विक्रमशिला। क्या कहते हैं, विक्रमशिला। ठीक है, क्या कहेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं, जो भी चीनी यात्री आते थे, जो बाहर से लोग आते थे, वो शिक्षा का केंद्र जो है, मुख्य केंद्र कौन रहता था, आपका नालंदा विश्वविद्यालय ही रहता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हुएंग सांग था, ठीक है, हुएंग सांग जो कि एक चीनी यात्री था, ये किसके समय में आया, आपके सम्राट हर्ष यानी कि हर्षवर्धन के समय में आता है। और हर्ष के बारे में जो है यात्रा वृत्तांत जो भी इसकी रहती है जर्नी, उसको यहाँ पे वर्णन करता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अमीर खुसरो किसके शासन काल में था, कालीदेश, हरिशेन या फिर बाणभट्ट। बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे जैसे कि कालिदास हमने पढ़ लिया, कालिदास किसके समय में आया था, कालिदास था चंद्रगुप्त द्वितीय के खम। ठीक है, कालिदास कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है ये आपको किसके समय में देखने को मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हरिशेन है, ठीक है, हरिशेन का संबंध किससे है, हरिशेन का संबंध जो है ये समुद्रगुप्त से है। और बाणभट्ट जो है ये किसके, हर्षवर्धन के काल में था। ठीक है, बाणभट्ट जो है ये किसके काल में था, हर्षवर्धन के, यानी कि 4, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सीधे सीधे पूछा जाता है कि किसका संबंध किस शासन काल से है। ठीक है, किस शासन काल से। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन 4 धाम जो है उनमें नहीं आता है, पुरी, द्वारका, रामेश्वर और आपका मानसरोवर या फिर रामेश्वर। बताइए 4 धाम यात्रा। ठीक है, अंतिम लक्ष्य वही है 4 धाम यात्रा। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 धाम यात्रा। 4 धाम देखो, 4 धाम, एक तो आप 4 धाम जब पढ़ते हैं तो 4 धाम आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं। 4 धाम उत्तराखंड में कौन से हैं आपके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से आपके इंडिया में भी 4 धाम है। ठीक है, इंडिया में भी 4 धाम है। इंडिया में कौन कौन से हैं, एक तो है बद्रीनाथ है, दूसरा है द्वारका है, तीसरा है आपका पुरी यानी जगन्नाथपुरी, और चौथा है आपका रामेश्वरम।
ठीक है, रामेश्वरम। ये 4 धाम, पूरे 4 धाम कहते हैं ना कि 4 धाम यात्रा कर लोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे, तो ये 4 धाम है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, बद्रीनाथ आपको उत्तराखंड में मिलेगा, द्वारका आपका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में मिलेगा और रामेश्वर कहाँ है, आपके तमिलनाडु में। बाकी ये चारों तो आपके उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो मानसरोवर दिया गया है, मानसरोवर ये 4 धाम की यात्रा में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, मानसरोवर कहाँ है, मानसरोवर कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ठीक है, कहां पर, तिब्बत में। आगे बात करेंगे खजुराहो का कनरिया महादेव मंदिर जो है ये किसने बनवाया है, परमार ने, चेदी ने, राष्ट्रकूट ने या फिर चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, बताइए यहाँ पर खजुराहो का जो मंदिर है, ठीक है, खजुराहो कहाँ है, खजुराहो का टेम्पल है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, प्रदेश में स्थित है। और ये किसके, चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, भितरगांव का, ग्वालियर के तेली मंदिर का, कनरिया महादेव मंदिर और आपका ओशिनिया। बात किसकी हो रही है, द्रविड़ शैली की। अगर हम सिर्फ टेम्पल्स की बात करें, मंदिरों की, तो इनको 3 शैलियों में बांटा गया है। ठीक है, मंदिर की बनावट के आधार पर मंदिर की कितनी शैलियां हैं, 3 शैलियां। आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जो शैली मिलती है, उत्तर भारत के जो मंदिर बने हुए हैं ये किसमें है, नागर शैली के मंदिर हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप देखोगे कि दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं ये कौन से हैं, आपके द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर है। ठीक है, किस में बने हैं, द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिर है। और एक और शैली है जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बेसर शैली। अब आपकी परीक्षा में सवाल कैसे पूछा जाता है, आपसे सवाल पूछा जाता है कि नागर शैली जो है ये कहां से कहां तक है। नागर शैली आपको देखने को मिलेगी विंध्य पर्वत के उत्तर में। ठीक है, किसके, विंध्य पर्वत के उत्तर में। ठीक है, विंध्य पर्वत के उत्तर में। विंध्य पर्वत से लेकर जो कृष्णा नदी है उसके बीच में जो मंदिर आपको देखने को मिलते हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, बेसर शैली। बेसर शैली जो है ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर है। ठीक है, ये क्या है, इसमें दोनों ही आपको क्या देखने को मिलती है, दोनों शैलियां देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा आपको नागर शैली भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे द्रविड़ शैली भी देखने को मिलेगा। और द्रविड़ शैली जो है ये कृष्णा नदी के दक्षिण में बने हुए मंदिर हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में जितने भी मंदिर हैं उनको हम किस में कहते हैं, वो आपके द्रविड़ शैली। जैसे कि आप रामेश्वर मंदिर देख लीजिए, बृहदेश्वर मंदिर भी देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर कह लीजिए, ये सभी मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, आपकी द्रविड़ शैली में। यहाँ भी पूछा गया है कि शिखर जो है किसका शिविर द्रविड़ शैली में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्वालियर का तेली मंदिर। ठीक है, ग्वालियर का तेली मंदिर जो है ये किस में बना है, द्रविड़ शैली में बना है। अगला सवाल है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर की मतावलंबियों के उपयोग से जो है इसको मतावलिंगो बनाई गई है। ठीक है, किससे आधारित है आपकी एलिफेंटा की गुफाएं, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। बताइए एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध जो है ये किस धर्म से आपको देखने को मिलता है। दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये कराया गया था एलिफेंटा किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। और इनका संबंध किस धर्म से था, तो याद रखिएगा इनका संबंध था शिव से। ठीक है, शिव से। और शिव धर्म के अनुयायियों को या मतावलंबियों को किस नाम से जाना जाता था आपका, इसके धर्म को क्या कहते थे हम, शैव धर्म। जो विष्णु धर्म के फॉलोअर थे, जो विष्णु धर्म को, विष्णु जी को मानते थे, उनके फॉलोअर थे, उनको कहा जाता है वैष्णव धर्म। जो बुद्ध को मानते हैं उसको बौद्ध धर्म, जो जैन को मानते हैं उनको जैन धर्म, और जो शिव को मानते हैं उनको शैव धर्म के रूप में उपमा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं। यहाँ पर आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए।
अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है मिडिवल हिस्ट्री। यहाँ पे उतनी कहानी उस तरीके से जो है पूछी नहीं जाती है, इसलिए हमने सिर्फ उस पे क्वेश्चन पे बात की है। लेकिन अब आपका मध्य भारत शुरू होगा। मध्य भारत हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल पीरियड। और दोनों ही जो पीरियड है इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट हमारा है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के हर पॉइंट को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने वो सभी सवाल करा दिए हैं जो कि आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन अभी गलत हो रहा है क्योंकि यहां से मोस्टली बच्चे इस वाले सेगमेंट को, एंशिएंट हिस्ट्री को अवॉइड कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप क्या करिएगा, आप बस इसको रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो। और अगर आपका एग्जाम है तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, है ना। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी। सुबह आपकी क्लास रहेगी करंट अफेयर की, तो सुबह 8:15 में मिलेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए, आप सभी का थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।